लोंदे ज्वेलर्स, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, उदय पाइल्स हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं वंशिका मालविया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एजुकेशन के बारे में। जी हाँ, एजुकेशन जो है वो सब बच्चों का सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस होता है। सब पेरेंट्स और सब बच्चे आज यही चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो एजुकेशन में अच्छे से करें और बहुत आगे बढ़े और बहुत नाम रोशन करें। तो इसी चीज़ को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम मौजूद हैं ओएसएस अकेडमी में, ओएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां आज हमारे साथ है डॉक्टर रंजीत सर, जो कि ओएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के एकेडमिक हेड है। सुपर 30 से लेके आकाश तक, आकाश से लेके ओएसएस तक सर का सफ़र रहा है और इस सफ़र में आज हम सर के बारे में जानेंगे कि क्या उनके विचार है कोचिंग को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, और भी बहुत कुछ आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा बिहार से हूँ। बिहार में नालंदा ज़िला, जो कभी नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से फेमस था और आज भी वहाँ नया नालंदा विश्वविद्यालय बना, तो मेरा एजुकेशन नालंदा से रहा, लेकिन एजुकेशन टीचिंग का काम हमने पटना से शुरू किया। पटना से जब शुरू किया तब वहाँ उस समय सुपर 30 हुआ नहीं करता था। जब से मैं आकाश में पढ़ के आया, लौटा आकाश से, तो सुपर 30 जब बना तो सुपर 30 के 2 पार्ट हो गए और दोनों पार्ट में एक पार्ट में हम जुड़ गए। वहाँ जुड़ने से एक बेनिफिट तो ये हुआ कि वास्तव में कंपटीशन क्या होता है और बच्चों के लिए ट्रिक क्या होता है, कम समय में क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ये बातें हमने भी सीखी। और ये सीखने में हमें कोई ये गुरेज नहीं है कहने में कि इंसान आजीवन कुछ ना कुछ सीखता है। अगर उसमें अपना टैलेंट बनाना है तो पूरे जीवन आदमी की अपनी एक भूख होती है सीखने की, और वो हर जगह कुछ ना कुछ सीखता है। और शायद इसी भूख की वजह से कोचिंग का जन्म हुआ कि जो हमें स्कूल में, कॉलेज में नहीं मिलते थे, वो हमें कोचिंग में आज मिल रहा है। वास्तव बात यह है कि 2000 या 2000 के पहले हम देखते थे कि जो लोग कॉलेज में सिंपली पढ़ते थे, स्कूल में सिंपली पढ़ते थे, वो लोग भी कंपटीशन करते थे, क्योंकि उस समय इतना कंपटीशन हुआ नहीं करता था। कोचिंग का जन्म तब से होना शुरू हुआ जब कंपटीशन, बच्चों की संख्या बढ़ी, सीट की संख्या लिमिट रह गई, बच्चों की संख्या के रिस्पेक्ट में सीट की संख्या नहीं बढ़ी, तब कोचिंग एक ऐसा संस्थान बना जहां न सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का जरिया, बल्कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताने का जरिया बना। तो अभी आपने कोचिंग के बारे में जैसे कि बताया, आपके हिसाब से कोचिंग क्या होती है और कोचिंग क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए सर। आज के समय में भी बहुत बच्चे ऐसे मिल जाएंगे हर स्टेट में, हर गांव में, कहीं कहीं तो गांव में मिल जाएंगे, जो कोई कोचिंग नहीं करते, कोई ट्यूशन नहीं करते, अब फिर भी बच्चा टॉप करता है। ये डिपेंड सिर्फ कोचिंग पे नहीं करता, या हम इसके विपरीत कहें कि कोचिंग में वही बच्चा अच्छा करता जो आज का ट्रेंड है, जिस बच्चे में भूख होता। जिस बच्चे में भूख नहीं है तो वो कोटा जाए, मुंबई जाए, दिल्ली जाए, वो वहाँ जाकर के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर एक मोटिवेटर है। टीचर पढ़ने के लायक बनाता है। पढ़ना तो एट लास्ट बच्चों को ही होता है, और जब बच्चा पढ़े नहीं तो टीचर भी कुछ वहाँ कर नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी इस व्यवस्था में अगर आप देखिएगा एक नज़र दौड़ा के, तो कोचिंग मैक्सिमम जो लोग होते हैं, जो चलाते हैं, वो एक टेस्ट लेकर के एडमिशन लेते हैं, और वो टेस्ट में जितने क्रीम बच्चे होते हैं, जितने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। जिनको पढ़ाना आसान होता है क्योंकि उनमें भूख है पढ़ने की। लेकिन कोचिंग, अगर आप ये कहिए कि कोचिंग टॉप कौन है,
तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि एक कोचिंग है जो टैलेंट के आधार पे बच्चों को सिलेक्ट करके पढ़ा रहा, और दूसरा कोचिंग है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे एडमिशन ले रहा और फिर भी रिजल्ट दे रहा। तो हम समझते हैं कि बच्चे को, आप आजकल मीडिया का युग है और मीडिया के आधार पर जो बच्चे कोचिंग सिलेक्ट कर रहे, तो बहुत बच्चे एडमिशन लेके बहुत कोचिंग में वो पछता भी रहे कि हम यहाँ आने के बाद क्यों गलती कर गए, हमें यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसका दो रीज़न है। एक रीज़न है कि कहने को तो हम हमेशा कहते कि 0 to Z पढ़ाते, 0 to Z पढ़ाते, लेकिन जो बेसलेस बच्चा होता वो कोचिंग में आगे जा नहीं पाता। बिल्कुल सही बात है सर, कोचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और इसी प्रकार से जो बच्चे हैं वो आजकल के जो हमारे बच्चे हैं वो कभी भी कोई भी कोचिंग सिलेक्ट कर देते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए क्योंकि हमें वो ट्रेंडिंग पे दिखती है, वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मस्ती मौज दिखता है, वहाँ पे उनके कई सारे जो दोस्त हैं, जो कई सारे यार हैं, वो जहाँ पे जाते हैं वो वहीं पे उस भीड़ का साथ देने लग जाते हैं। तो आपके हिसाब से जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से अपनी कोचिंग सिलेक्ट करनी चाहिए? बच्चे और टीचर ये दो फैक्ट ऐसे हैं कि जब तक दोनों के बीच तालमेल ना हो, जैसे तालमेल से मेरा मतलब है कि मान लीजिए कि बच्चा लो लेवल का है और टीचर बहुत हाई लेवल के हैं, तो वहाँ भी बच्चा को फ़ायदा नहीं होगा। बच्चे बहुत हाई लेवल के हैं और टीचर बहुत लो लेवल के हैं, तो वहाँ भी बच्चा आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो हम समझते हैं कि जो आज के चलन है कोचिंग का कि आप 2 दिन 3 दिन का डेमो लेते हो, तो आपको उसमें इसलिए समझ में नहीं आ पाता है कि आप जो जाते हो 3 दिन टीचर आपके साथ मेहनत करते हैं, वो टॉपिक उठाते हैं जो आपको समझ में आए, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका समझना बंद हो जाता है। तो हम समझते हैं कि अगर कोचिंग आपको देखनी है तो वास्तव में जो उसमें बच्चे पढ़ रहे, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने % बच्चे वो कह रहे हैं कि हम समझ रहे, वो किस लेवल के बच्चे हैं, आप उनसे कंपैरिजन कीजिए। अगर आपके लेवल के बच्चे सेटिस्फाइड हैं तब आपके लिए वो कोचिंग सही है, अगर आपके लेवल के बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं तब वो कोचिंग सही नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने ये जवाब दिया है आपने ये, क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं वो भटक जाते हैं कि हम कौन सी कोचिंग ले कौन सी नहीं ले, और जैसे कि आपने कहा कि वो डेमो ले लेते हैं और डेमो के आधार पर वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अब हमें समझ में आ गया, मतलब ये हमारे लिए सही कोचिंग है, जिसके बाद भी फिर वो काफ़ी ज़्यादा पछताते हैं। तो ये तो हुई स्टूडेंट और कोचिंग की बात। अगर हम बात करें OSS की, ये एकेडमी की जो नीट और JEE की प्रिपरेशंस करवाती है, जो कि आज के इसमें सबसे ज़्यादा हाईली इम्पैक्टफुल फील्ड्स मानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड्स मानी जाती है। साथ ही में जो इनके पेपर्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो OSS का आपका सफ़र कैसा रहा है? जैसे कि आपने बताया कि आपने सुपर 30 में पढ़ाया है, उसके बाद आपने आकाश में भी पढ़ाया है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपने पढ़ाया है, तो आपका OSS में सफ़र कैसा था सर? OSS मेरा अंतिम स्टेप है, और जब मैं ज्वाइन किया था तो इसके डायरेक्टर थे आदरणीय प्रशांत सर। प्रशांत सर से हमारी जो बात हुई थी वो यही कहे थे कि अब सर जितना दिन काम करना है अब यही काम करके अंत कर देना है, और इसी शर्त पर हम यहाँ ज्वाइन किए। आज शायद 6 साल हो गया OSS में जो हम यहाँ आज टिके हुए हैं। ये OSS 2018 में इसकी नींव पड़ी, और कोचिंग का मतलब है कि ये एजुकेशन जो है एक टीम वर्क है। प्यून से लेके डायरेक्टर तक अगर सबके बीच आपका मत मिलता है, आप एक तरह से काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो कोचिंग फलेगा फूलेगा और बच्चे हमारा इम्प्रूव करेंगे। आज जब मेरा नया ब्रांच खुला जहां हमारे सुयोग मेश्राम सर डायरेक्टर हैं और यहां बैठ रहे, लेकिन जो इनका जो काम करने का तरीका है, सबसे बात करना, मिल के बात करना, हंस के बात करना, एक एक बच्चा से बात करना, स्टाफ से बात करना, ये बड़ा अच्छा लगता है। और जब तक घरेलू वातावरण नहीं हो, आदमी प्रेशर में रहे, तब तक काम करने में कोई सिस्टम में मज़ा नहीं आता। आज जो सिस्टम है
तो सिस्टम की बात करें कि एजुकेशन में अगर बच्चा को इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये लोकल जगह से बच्चे आते, गांव-गांव से बच्चे आते, तो ये खुल के बोल सकें, टीचर से मिल सकें, डायरेक्टर से मिल सकें, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है। और अगर बच्चा खुल जाए, जो मैं कहूँगा कि आप क्लासरूम में जाकर के भी बच्चों से एक बार बात कीजिएगा कि बच्चों को कैसा माहौल यहाँ मिल रहा। तो एक बार बच्चा खुल जाए तो उसके बाद हम नहीं समझते कि उसको पढ़ने में कोई दिक्कत आती है। होता क्या है कि 10 तक जो सिलेबस है बहुत कम सिलेबस है, अब बहुत लंबा टाइम है। 1 साल का सिलेबस, इतनी पतली सी बुक है, अगर हम लोग पढ़ाएं तो हमको लगता है कि 2 सप्ताह में पूरे साल का चीज़ पढ़ा दे सकते हैं, लेकिन उतना स्पीड से वो बच्चा कैच नहीं कर पाएगा। इसीलिए ओएसिस में फाउंडेशन से लेके टॉप लेवल तक, आज एमएससी तक का क्लास चल रहा, तो टॉप लेवल तक हर ग्रुप का टीचर अलग है। और खास करके इंजीनियरिंग, आपका नीट है, आईआईटी है, तो इसके टीचर बिल्कुल सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट में पार्ट वाइज अलग हैं। जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के टीचर अलग, ऑर्गेनिक के अलग, फिजिकल के अलग, जो एक्सपर्ट माने जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, सबसे पहला सिस्टम ये है कि हम जब कोचिंग ओपन करते दिन का, तो 8 बजे शुरू करते, 8 से 8:30 मेरा डाउट सेशन होता। जो बच्चा कल पढ़ के गया, कल होमवर्क लेके गया, तो वो रात में जो घर पे किया, तो कौन सा क्वेश्चन उसका हुआ, कौन सा नहीं हुआ, उस सबसे पहले टीचर से आके मिलेगा और टीचर से आके अपना डाउट क्लियर करेगा। फिर टीचर क्लासरूम में जाके तब जाकर के क्लास शुरू करेंगे। ये सिस्टम बहुत सोचने समझने के बाद हम लोगों ने बनाया, और उससे एक फ़ायदा तो ये हुआ कि बच्चे हमारे खुल गए, टीचर के साथ खुल गए। उनको अगर टीचर से नहीं भी समझ में आ रहा तो फिर से वो रिपीट कर रहे कि सर नहीं समझ पाए, फिर से थ्योरी देखो, फिर से ये करो। और करते करते आज हम एक प्रोफॉर्मा बनाए हैं। हमारे बच्चे आज के डेट में ये कर रहे कि हमने उनको कहा कि सिर्फ क्वेश्चन बनाना, कंपटीशन में और बोर्ड में एक अंतर होता। बोर्ड में 3 घंटा में हम बहुत तब 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करते, जिसमें 10 क्वेश्चन मेरा ऑब्जेक्टिव होता, 1-1 नंबर का, कुछ 2-2 नंबर का, कुछ 5 नंबर का, ऐसा होता। तो 3 घंटा उसके लिए टाइम होता। लेकिन आप नीट में चलिए तो 720 नंबर का क्वेश्चन होता, और उसमें हमारा लगभग 180 क्वेश्चन होता। 180 क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन में 180 मिनट टाइम होते, और 180 मिनट टाइम सोच लीजिए कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में बनना है। और इसका प्रैक्टिस जनरली हम करवा नहीं पाते, बच्चों को होमवर्क दे देते, वो घर जाके पूरा 5 घंटा में 10 क्वेश्चन सॉल्व करता। जब टेस्ट होता उसका नंबर नहीं आता। नंबर नहीं आता इसलिए कि वो प्रैक्टिस उस मोड में नहीं कर पाता। तो हमने एक कॉपी बनवाई है जिसमें लिखा है कि इस डेट में आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, टाइम कितना लगा, ठीक कितना हुआ, गलत कितना हुआ, नहीं कितना बना। अब इससे क्या हुआ कि 2-4 सेट में बच्चों का नंबर नहीं आ सका, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सका, लेकिन 4 सेट 5 सेट के बाद बच्चे खुद समझ जाते, उनका जो ब्रेन है वो धीरे धीरे खुलने लगता। और आज के डेट में हमारा बच्चा अच्छा कर रहा। ओएसिस जो 2018 का चला हुआ है, आप सोच सकते हैं कि 18 से बनाने में, सिस्टम को बनाने में, समझने में टाइम लगता है। इतना बड़ा सिस्टम को कौन क्या काम करेगा, कौन कैसे पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाना, ये बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है। आप तो ये जब सिस्टम बना, तो इस साल हम इस साल लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, हमारा 21 में रिजल्ट अच्छा है। 21 का रिजल्ट अगर आप देखिएगा तो मेरा 4 रिजल्ट नीट का है, 1 रिजल्ट आईआईटी एडवांस का है, और 4 रिजल्ट मेरा जीएफटीआई का है। और जो साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, प्राइवेट में हैं, जो टॉप कॉलेज हैं, उसमें बहुत सारा मेरा बच्चा गया। दूसरी बात मैं बताऊं कि अभी एक बार हम पेपर में पढ़ रहे थे, तो यूपीएससी में जितने कोचिंग्स हैं उन सब का पेपर में आया था कि सब कोचिंग ने अपना अपना दिया कि मेरा 600 बच्चा, मेरा 500 बच्चा, मेरा इतना बच्चा, मेरा इतना बच्चा। तो पेपर ने कलेक्ट करके ये बताया, सरकार ने उसका पूरा एक करवाया है अपने तरफ से, तो उसमें आया कि 6000 समथिंग बच्चा यूपीएससी किया।
लेकिन वास्तविक जो है यूपीएससी का वो 900 सीट था। तो ये 6000 बच्चा कहाँ से आ गया? मतलब कोचिंग जो झूठ बोलते, इससे सरकार ने लगाम लगाना शुरू किया। अब शायद इस साल से इस पर नजर होगी कि किनका कितना बच्चा सही में किया। ओएसिस का एक एक बच्चा इसलिए सच होगा कि भंडारा में मेरा मेन ब्रांच है और मेन ब्रांच में एकदम गांव के बच्चे हैं, उनको बेचारा को ना तो कोई खरीदने आता ना वो बिकने के लिए तैयार होते। उनका सारा चीज, सारा रिकॉर्ड हमारे पास होता। जो स्कूल भी है उसी में, स्कूल में हम उसी टाइम पे कोचिंग लेते। तो एक बेनिफिट ये हो जाता कि स्कूल में अगर आप कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहे हैं तो उनका टाइम कम लग रहा है। जो 6 घंटा कोचिंग अलग से करे, 6 घंटा स्कूल अलग से करे तो बच्चा इरिटेट हो जाता। अब ये इरिटेशन दूर करने के लिए ओएसिस ने ये किया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सुबह आइए, 3 बजे निकल जाइए, बाकी टाइम घर पे दीजिए और तब आप खुश मन से आप इसको कर पाते हैं। और ये करने के लिए हम लोगों ने बहुत सोच समझ के डाउट सेशन से लेके होमवर्क करने तक का समय दिया और उसको डे टू डे हम लोग उसको देखते भी, निरीक्षण भी करते और इसीलिए बच्चा जो होता अटेंटिव होता। और इसीलिए सबसे मुख्य बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भंडारा जैसा जगह, छोटा सा जगह में जो रिजल्ट आया है, आप बड़े बड़े ब्रांड के बड़े बड़े शहर में वो रिजल्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि 720 नंबर में नीट में 710 नंबर लाया है, जिसका नाम है आयुष रामटेके। ये बच्चा मेरा है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, कैमरा पे बोल रहा हूं कि ये बच्चा मेरा है और 720 में 710 लाया है। ये गौरव की बात है ओएसिस के लिए। सर, ये सब तो हमारी बाकी की सब बातें हो गई और अभी हमारे एपिसोड का, ये वाले जो एपिसोड है, इसका आपसे आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अभी जो आईआईटी और जेईई नीट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा फ़ोन से एडिक्टेड हो गए हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से देखा गया है कि बच्चे फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए और आधे से ज़्यादा पढ़ाई उनकी फ़ोन से ही शुरू होती है और फ़ोन पे ही ख़त्म होती है। तो आप इन बच्चों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगी कि वो अपने एग्ज़ाम्स में, आने वाले एग्ज़ाम से कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें? वंशिका जी, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने किया है कि बच्चे का फ़ोन एडिक्टेड होना आज के डेट में ये सबसे बुरी बात हो गई है। फ़ोन कुछ समय के लिए एजुकेशन पे होता, बाकी समय जो होता वो टाइम पास करने के लिए होता और हमारा टाइम निकल जाता। लेकिन जो बच्चा इस साल अपीयर होने वाला है उसका मिनट भी नहीं, सेकंड जो है वो इम्पोर्टेंस रखता, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है 1 मिनट 1 क्वेश्चन। तो आप सोच सकती हैं कि टाइम का कितना महत्वपूर्ण है। तो हम बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप जो प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस विद इन टाइम कीजिए। आप हो सकता है कि शुरुआत के दौर में आप जब टाइम बांधते हैं कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट में, 25 क्वेश्चन 25 मिनट में, तो आप आधे आधे घंटे का स्लॉट बनाइए और आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा केमिस्ट्री, आधा घंटा मैथ या बायोलॉजी आप ले करके आप उसको प्रैक्टिस में लाइए। और जब प्रैक्टिस में एक बार आ जाए तो देखोगे कि शुरुआत का जो सेट होता है उसमें कुछ क्वेश्चन कम बनते हैं, कोई बात नहीं है, कम बनता है तो बनता है, लेकिन प्रैक्टिस उसी रूप में जारी रहना चाहिए। और तब देखिएगा कि 10 सेट 15 सेट जाने के बाद आपका टाइम में भी कम लगेगा और जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे थे वो उसमें भी कमी आएगी। और एक दिन ऐसा आएगा टेस्ट के पहले कि जब आपका मैक्सिमम क्वेश्चन 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 90% क्वेश्चन आपका सही होगा। 1-2% अगर रॉन्ग होता भी है तो उतना चलेगा और तभी रिजल्ट पॉसिबल है। और इसी बात के साथ हम सभी बच्चों को शुभकामना देते हैं। महाराष्ट्र के सभी बच्चे हमें बहुत अच्छे लगते हैं इस मामले में कि ये शांत रहते हैं, यहाँ किसी तरह की उग्रता नहीं है। तो बच्चे जो क्लास में आते हैं शांत बैठते हैं, बोर्ड पर फोकस करते हैं, ये बातें अच्छी होती है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। और इन्हीं सब बातों के साथ सभी बच्चों के लिए हमारी शुभकामना है। अच्छा पढ़ें, अच्छा बढ़ें।
थैंक यू सो मच सर। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से जो अभी प्रिपरेशंस कर रहे हैं JEE और नीट के लिए, उनकी क्या क्या बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे सर ने बताया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चंस के लिए, उतना ज़्यादा आप लोग पॉलिश होंगे और आप लोग आपके फर्दर वाले एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर होंगे। ये सिर्फ IIT या नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ये हर कोई एग्जामिनेशन, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड आई होप आप लोगों को इस एपिसोड से बहुत सारी चीज़ें हेल्प करी होंगी जो आपके फ्यूचर के एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करेंगी। साथ ही में आज हमने जाना कि OSS जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे किस तरीके से फाउंडेशन बनाए जाते हैं और किस तरीके से हर बच्चों को पॉलिश करते हैं और उनको हमारा राइजिंग स्टार बनाते हैं। थैंक यू सो मच इस एपिसोड में हमारा साथ देने के लिए सर। इसी के साथ हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। मैं वंशिका मालविया, कैमरा पर्सन कुणाल पानोरकर के साथ। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, PCOD एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824।